हाँ तो नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक बार एक नई समस्या के साथ। समस्या है जर्नल बनाना, और जर्नल में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको जानने के लिए मिलेंगी। मेरा चैनल है चंद्रप्रिय कॉमर्स एजुकेशन, जिसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें है सबसे पहले 1 जुलाई को 20,000 रुपये नगद, 10,000 रुपये माल और 5,000 रुपये के फर्नीचर से व्यापार शुरू किया। तो यहाँ व्यापार में रोकड़ यानी कैश आ रहा है। 1 जुलाई को व्यापार शुरू किया है, इसमें कैश आ रहा है। कैश आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं। कैश के अतिरिक्त गुड्स भी आ रहा है यानी स्टॉक, और फर्नीचर। टू कैपिटल। ₹20,000 ये कैश है और 10,000 रुपये का माल है, 5,000 रुपये का फर्नीचर है। कुल मिलाकर के 30,000 रुपये से बिजनेस 35,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया गया। इसमें 3 संपत्तियां आ रही हैं, एक कैश आ रहा है, स्टॉक गुड्स आ रहा है, फर्नीचर। ये 3 संपत्तियां आ रही हैं और आने वाली संपत्तियों को डेबिट करते हैं, देने वाले को धनी करते हैं। देने वाला स्वयं या मालिक है, स्वामी है, उसने अपने नाम के स्थान पर कैपिटल इसको धनी किया। 2 जुलाई को बैंक में जमा किया 14,000 रुपये। इसकी नरेशन लिख दें, फॉर बिजनेस स्टार्ट। पहला लेखा हो गया। 2 जुलाई को बैंक में जमा किया है 14,000 रुपये। तो यहां पाने वाला बैंक है, बैंक अकाउंट डेबिट। $14,000 टू कैश। कैश क्योंकि कैश जाने वाली संपत्ति और जाने वाली संपत्ति को धनी करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट फॉर कैश डिपॉजिट इन बैंक। 14,000। इसके बाद तिजोरी खरीदी है और चेक से पेमेंट किया है। 8,000 रुपये की तिजोरी खरीदी है हमने और चेक से पेमेंट किया है 5 तारीख में। तो तिजोरी आने वाली संपत्ति है, सेफ आने वाली संपत्ति, और आने वाली संपत्ति को जैसा कि आप जानते हैं डेबिट किया जाता है, सेफ अकाउंट डेबिट। टू कैश। कैश यहां जाने वाली संपत्ति है, इसलिए इसको धनी किया, फॉर सेफ परचेज्ड। सेफ खरीद ली हमने 8,000 रुपये की। इसके बाद श्याम से माल खरीदा है 11,500 का 7 तारीख में। 11,500 रुपये का माल खरीदा है श्याम से। श्याम से माल खरीदा तो ये उधार खरीदा, नगद लेन देन नहीं है। नगद क्योंकि नाम दिया हुआ है और नगद उधार के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो ये लेन देन उधार है। तो श्याम से माल खरीदा है, आने वाली संपत्ति डेबिट यानी परचेज डेबिट। टू श्याम। श्याम यहाँ देने वाला है इसलिए इसको
धनी किया जा रहा है, फॉर गुड्स बॉट। $11,500। इसके बाद 10 तारीख में नरेन को उधार माल बेचा है 6,500 रुपये का। 10 तारीख में नरेन को उधार माल बेचा, नरेन यहाँ पाने वाला है, स्पष्ट है, उधार माल बेचा है तो नरेन पाने वाला, और माल जाने वाली संपत्ति है, पाने वाली नरेन को डेबिट कराएंगे। $6,500 टू सेल्स, 6,500 फॉर गुड्स सोल्ड। इस तरह से नरेन को उधार माल बेचने का लेखा ये हो गया। अब आगे है नगद विक्रय, इसको मैं साफ कर दूं। नगद विक्रय, यहां माल जा रहा है और बदले में रोकड़ आ रही है। जनरल के नियम के अनुसार देखा जाए तो आने वाली संपत्ति को डेबिट किया जाता है और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट किया जाता है। यहां नगद माल बेचा है तो रोकड़ आ रही है, जिसको आने वाली संपत्ति है, इसको हम डेबिट कर देंगे। जुलाई 14, कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली संपत्ति डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड। नगद माल बेचा, ये बेचा है हमने 11,400 रुपये। इसके बाद सुरेश को, देखिए कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। 16 तारीख में सुरेश को 10% व्यापारिक कटौती पर अंकित मूल्य का माल बेचा है 7,000 रुपये। 7,000 रुपये अंकित मूल्य है और 10% व्यापारिक कटौती पर बेचा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि व्यापारिक कटौती का कोई लेखा नहीं होता है, वो घटा दी जाती है। 7,000 रुपये का माल है अंकित मूल्य का, 10% व्यापारिक कटौती बराबर 700 रुपये, ये व्यापारिक कटौती होती है। ये घटा देंगे, 7,000 में से 700 रुपये ये व्यापारिक कटौती है, उसे घटा देंगे और 6,300 रुपये का लेखा हम करेंगे। ये मानेंगे कि 6,300 रुपये का माल हमने बेचा। और ये उधार बेचा है सुरेश को, सुरेश डेबिट, पाने वाला है इसलिए टू सेल्स 6,300। 6,300 क्योंकि 7,000 में से 700 रुपये घटा दिए। व्यापारिक कटौती हम घटा देते हैं, उसका लेखा नहीं करते। फॉर गुड्स सोल्ड। इसके बाद 18 तारीख में सुरेश को कुछ माल पसंद नहीं आया और उसने हमें वापस कर दिया, यानी बेका हुआ माल फिर से वापस आ रहा है। यह सेल्स रिटर्न, इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। और ये वापस आ रहा है तो देने वाला सुरेश है। सुरेश को हम देने वाला है इसलिए धनी कर देंगे, और आने वाली संपत्ति माल को डेबिट कर देंगे, ऋणी कर देंगे, लेकिन माल की जगह सेल्स रिटर्न लिखा जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेश फॉर
गुड्स रिटर्न। रकम देखिए, सुरेश ने हमें 700 रुपए का माल वापस, 700 रुपए अंकित मूल्य का माल वापस किया है। तो हमने बेचा कितने में था? ये जब अंकित मूल्य 700 रुपए है, जो हमारे पास वापस आ रहा है उसका अंकित मूल्य 700 रुपए है, तो हमने बेचा कितने में होगा? वही 10% कटौती। 700 का 10% 70 रुपये, माइनस किया 700 में से 630 रुपये। 630 रुपये में वो माल हमने बेचा था, तो हम 630 रुपये का ही वापस लेंगे, ज्यादा का थोड़ी लेंगे। तो इस तरह से 630 रुपये का माल वापस आ गया, इसका लिखा हो गया माल वापसी का। इसके बाद नरेन से चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया। 20 तारीख में नरेन से चेक मिला है 6,500 रुपए का, और उसको उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है। बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी कोई चेक प्राप्त होता है तो रोकड़ की भांति लेते हैं। यदि वह चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिया जाए तो फिर वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर रोकड़ की भांति लेते हैं, उसी दिन बैंक में जमा न किया जाए तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। बैंक में जमा न किया हो तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। चेक मिला और बैंक में जमा न किया हो तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 2 नरेन, देने वाला नरेन 6,500 फॉर अमाउंट रिसीव्ड या चेक रिसीप्ट पंखा खरीदा, व्यापार के लिए एक 700 रुपए का पंखा खरीदा है 24 तारीख में। पंखा हमारी एक संपत्ति है, फैन, और व्यापार में आने वाली संपत्ति, इसलिए इसको डेबिट करेंगे, फैन अकाउंट डेबिट। ₹700 बदले में, फैन के बदले में कैश जा रहा है, इसको जाने वाली संपत्ति, इसको धनी करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फॉर फैन परचेज। इसके बाद में 26 तारीख में दान में 101 रुपये नगद और 200 रुपये मूल्य का दान दिया। 200 रुपये मूल्य का माल दान में दिया। यहाँ कुछ नगद और कुछ माल, दोनों ही वस्तुओं को, दोनों ही चीजों को दान के रूप में दिया जाए, कैश और माल। यहाँ दान हमारे लिए खर्च है, तो खर्च डेबिट होगा, और खर्च के रूप में जो जो संपत्ति जा रही है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। जो संपत्ति जाती है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है, और खर्च को हम डेबिट कर देंगे। खर्च है दान यानी चैरिटी। तारीख 26, चैरिटी अकाउंट डेबिट। टू कैश, जाने वाली संपत्ति कैश है और माल भी है, लेकिन यहां माल के स्थान पर हम परचेज लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि माल हमेशा डेबिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, कभी क्रेडिट नहीं होता, लेकिन विशेष परिस्थिति में परचेज अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया जाता है। ये विशेष परिस्थिति है।
और भी विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे कि माल जल जाए, आग से नष्ट हो जाए, पानी से नष्ट हो जाए, चोरी हो जाए, व्यापारी अपने घर के प्रयोग के लिए ले जाए, या किसी को दान दे दिया है, तो ये विशेष परिस्थिति है, इसलिए इसको परचेज को यहाँ क्रेडिट कर देंगे, टू परचेज। नगद दिया है हमने 101 और 200 रुपए का माल, इस तरह से 301 रुपए हमने दान दिया और चैरिटी गिविंग। दान दिया। इसके बाद श्याम को पूर्ण भुगतान में दिया 11,300 रुपये 28 तारीख में। श्याम को हमने भुगतान दिया, श्याम पाने वाला है, पाने वाले को डेबिट करते हैं, श्याम डेबिट टू कैश। हमने भुगतान दिया है श्याम को 11,300 टू कैश 11,300। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हमें 11,300 रुपये ही श्याम को भुगतान में देने चाहिए थे? हमने श्याम से माल खरीदा था श्याम से माल खरीदा है हमने 11,500 का, और पूर्ण भुगतान में हम दे रहे हैं उसको 11,300, तो 200 रुपये कम दे रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब चुकता। तो इसका मतलब 200 रुपये हमको डिस्काउंट मिल रहा है, और मिल रहा है डिस्काउंट, तो ये हमारे लिए लाभ है, लाभ को क्रेडिट करते हैं टू डिस्काउंट। ग्यारह 11,300 और 200 11,500 हो गए। अब हिसाब चुकता हुआ 11,500 रुपये का माल खरीदा था, तब हमने श्याम को क्रेडिट किया था 11,500 से, अब डेबिट कर दिया 11,500 से, तो हिसाब अब चुकता हो गया। फॉर अमाउंट गिवन एंड डिस्काउंट रिसीव। रुपया दिया और छूट हमने प्राप्त की। सुरेश की ओर से गणेश से प्राप्त हुआ 2,000 रुपये, तारीख 29। हमें सुरेश से प्राप्त हो रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, रुपया आने वाली संपत्ति, टू सुरेश 2,000 रुपये सुरेश से प्राप्त हुआ है, तो कैश आने वाली संपत्ति है, इसलिए कैश को डेबिट कर दिया, सुरेश देने वाला है इसलिए सुरेश को क्रेडिट कर दिया। फॉर कैश रिसीव्ड, ये लिखा हो गया आपको। इसके बाद शंकर को मूल्य के माल के लिए आदेश दिया, इसका कोई लेखा नहीं होगा। 4,000 रुपये के मूल्य का माल का आदेश हमने दिया है, आदेश देने का कोई लेखा नहीं होता है। 30 तारीख में हम यहाँ लिख देते हैं 30 जुलाई को माल के आदेश का कोई लेखा नहीं होता। देने या पाने का कोई लेखा नहीं होता।
जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसका कोई लेखा नहीं होता, क्योंकि ये एक लेन देन नहीं है। लेन देन तो तब होता है जब कुछ रुपया आए, माल आए, कोई वस्तु आए, तब लेन देन माना जाता है। ये कोई लेन देन है ही नहीं। 31 तारीख में मजदूर दी है 400 रुपये। यहां मजदूरी हमारे लिए खर्च, इसलिए खर्च डेबिट होता है तो मजदूरी डेबिट होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट। ₹400 टू कैश। कैश हमने धनी इसलिए किया है क्योंकि कैश जाने वाली संपत्ति। 400 फॉर वेजेस पेड, मजदूरी चुकाई। इसके बाद में चेक द्वारा किराए का भुगतान किया 1000 रुपये। चेक के माध्यम से हमने किराए का भुगतान किया है। जिस मकान में हम अपना व्यापार चलाते हैं उस मकान को किराए पे ले रखा है या ऑफिस किराए पे ले रखा है, उसका हमने किराए का भुगतान किया है। 1000 रुपये किराए का भुगतान किया है, तो और वो चेक के माध्यम से किया। 31 तारीख में रेंट अकाउंट डेबिट 1000। रेंट अकाउंट डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि रेंट हमारे लिए खर्च है और खर्च डेबिट होता है। टू बैंक, यहां हम कैश भी लिख सकते थे यदि हम कैश भुगतान में देते तो। चेक के माध्यम से भुगतान दे रहे हैं तो यहां बैंक लिखा जाएगा फॉर रेंट पेड। इसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ है 31 तारीख में 700 रुपये। ₹700 कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन हमें नगद प्राप्त हो रहा है, रोकड़ आने वाली संपत्ति है यहाँ, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू कमीशन, कमीशन अकाउंट को हमने धनी क्यों किया है? क्योंकि कमीशन यहाँ हमारे लिए आय है, इनकम है, और इनकम लाभ सभी धनी होते हैं, इसलिए कमीशन को हमने धनी किया। फॉर कमीशन रिसीव्ड, ये समस्या आपकी सॉल्व हुई। मुझे आशा है कि बच्चों को समझ में आया होगा। अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है, आप समझते हैं, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो भेजता रहूँगा। धन्यवाद।